नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 4। जैसा कि आप लोगों ने पहले 3 साइंस के मॉक टेस्ट दिए होंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पर साइंस के आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली आप लोग साइंस का मॉक टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर डिसाइड कीजिए कि हमने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दुनिया में सबसे भारी और बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? ए नीली व्हेल, बी स्पर्म व्हेल, सी हम्पबैक व्हेल, डी ओकरा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीली व्हेल। आइए हम बात करते हैं नीली व्हेल के बारे में। नीली व्हेल को ब्लू व्हेल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है। इसका आकार जो होता है बहुत ही विशाल होता है और यह शांतपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु ब्लू व्हेल जो होती है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आकार में सबसे बड़ा जानवर है, जो कि दुनिया में हाथी के आकार से भी कई गुना बड़ा होता है। आइए बात करते हैं स्पर्म व्हेल की। जो स्पर्म व्हेल का दिमाग होता है 7.8 किलोग्राम का होता है। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल भावनाओं के आदान प्रदान, समाजीकरण और भाषा में करते हैं। आइए बात करते हैं हम्पबक व्हेल की। हम्पबक व्हेल वे अपने लंबे जीवन भर कार्बन को अवशोषित करते हैं। जब वे मर जाते हैं तो अलग किया गया कार्बन उनके साथ समुद्र तल पर चला जाता है। वस्तुतः एक कार्बन सिंक यह अनुमान लगाया गया है कि एक हम्पबक व्हेल जो होती है औसतन 30 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती हैं, जो उस कार्बन को सदियों तक वातावरण से बाहर ले जाती हैं। ये बहुत ही बड़ी विशेषता है, इसलिए हम्पबक व्हेल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं ओकरा। ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है। ये ओकरा इस तरह से रहेगा। इसे किलर व्हेल भी कहा जाता है। ओकरा को किलर व्हेल भी कहा जाता है। यह एक दांतेदार व्हेल है जो कि समुद्री डॉल्फिन परिवार से संबंधित है, जिसमें यह सबसे बड़ी है। चलिए आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया था कि जो स्पर्म व्हेल की जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका वजन 7.8 किलोग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मस्तिष्क का वजन होता है 7.8 किलोग्राम होता है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी, स्पर्म व्हेल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंगा के डॉल्फिन होते हैं ए सरीसृप, बी अस्तनी, सी आकशेरुकी, डी मछलियाँ। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए हम बात करते हैं सरीसृप की। ऐसे जंतु या प्राणी जो रेंग कर चलते हैं उस सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप का कोई भी सदस्य हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है, जिनमें आंतरिक निषेचन होता है तथा शरीर पर बाल या पंख के बजाय सल्क होते हैं। हाँ मित्रों, यहाँ पर शरीर पर बाल की बजाय सल्क होते हैं। जैसे आप लोगों ने सांप को देखा होगा, जो अपना केचुर उतारते हैं वो वाह्य कंकाल कहे जाते हैं, वही उसी को सल्क कहते हैं, जो चमकता रहता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अस्तनी। आइए हम बात करते हैं अस्तनी के बारे में। अस्तनी क्या होते हैं। स्तनधारियों के जो होते हैं बाल होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। बच्चों को माँ की स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित दूध पिलाया जाता है और उनके पास अन्य जानवरों की तुलना में अधिक जटिल मस्तिष्क होता है। हम लोग जो मैमल्स हैं, हम लोग इंसान भी जो है स्तनी में आते हैं। स्तनधारी वे जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आइए बात करते हैं आकशेरुकी की। आकशेरुकी जो होते हैं वो ऋण विहीन प्राणी होते हैं। आइए बात करते हैं मछलियों की। मछलियों की बात करें तो मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन भी होते हैं, इसलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। ए हिल्सा, बी लोबियो, सी गैम्बूसिया, डी मिस्टस। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो विकल्प सी, गैम्बूसिया होगा। जो गैम्बूसिया नाम की मछली होती है, इसकी एक खासियत होती है कि पानी में पैदा होने वाले मच्छर की लार्वा को खा जाती है,
जिसकी वजह से मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया के मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए सरकार भी मच्छरों की ब्रीडिंग को हर स्तर पर रोकने की कोशिश कर रही है। मच्छरों के लार्वा को खाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे कीटभक्षी मछली कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रेशम उद्योग को कहते हैं ए सेरीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेरीकल्चर, जो रेशम उद्योग जिसके अंदर सिल्क का अध्ययन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हार्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन जैसे फल हुआ, पौधे हुआ, फूल हुआ, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि रेशम उद्योग को कहते हैं, तो रेशम उद्योग को विकल्प ए सही होगा, सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ए अंडा, बी डिंभक, सी कोशित। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गलती हो गई है, कोशित ऐसे रहेगा, इसे प्यूपा भी कहते हैं, या पूर्ण कीट। डिंभक को इमेगो भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडा को एग भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका आंसर होगा कोशित, प्यूपा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की। रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी कटिंग। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है। जो इसकी प्रकृति होती है रेशम की प्रकृति वो प्रोटीन होती है, इसलिए इसका विकल्प ए आंसर सही होगा। चलिए आप लोग बताइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, लाख है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी रेजिन, डी फैट। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर जो होगा रेजिन होगा। रेजिन होता क्या है? रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ियों से मिलता है। यह अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी वृक्षों से रेजिन औषध अधिक मात्रा में निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद हुआ, लकड़ी की वार्निश हुई, सुगंधित पदार्थ हुए, अगरबत्तियों बनाने के लिए सदियों से होता आया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, परभक्षण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, परभक्षी पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित करते हैं। बी, परभक्षी शिकार समस्त को नियंत्रित रखते हैं। 3, परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3, डी, उपयुक्त सभी। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं परभक्षण होता क्या है। देखिए परभक्षण एक जैविक अंतरक्रिया है जिसमें एक जीव परभक्षी दूसरे जीव की हत्या करके उसे खा जाता है। परभक्षण हेतु परभक्षी या तो सक्रिय रूप से शिकार की तलाश करते रहते हैं या फिर छुपकर उनके आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही शिकार दिखाई देता है वे उस पर हमला कर देते हैं और उसको मारकर खा जाते हैं। यही है परभक्षण। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला, परभक्षी पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित करते हैं, बिल्कुल सही है। बी, परभक्षी शिकार समस्त को नियंत्रित रखते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर तीनों कथन सत्य है, इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पायरिला एक कीट है। पायरिला एक कीट है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। धान का, दाल का, कपास का, डी गन्ने का। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी, गन्ने का। जो पायरला गन्ने का एक कीट है जिसे लीफ हॉपर कहते हैं। यह एक प्रकार का पंख वाला कीट है जो पौधों के पत्तियों के रस को चूसता है। यह कृषि के लिए बहुत ही हानिकारक कीट है, खासकर गन्ने की खेती को भारी नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पायरला जो है एक कीट है, किससे रिलेटेड है ये गन्ने से रिलेटेड है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑक्टोपस है ए एक आर्थ्रोपोडा, बी एक इकाइनोडर्मेटा, सी एक हेमिकार्डेटा, डी एक मोलस्का। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑक्टोपस 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 एक मोलस्का है। यह मोलस्क, इसलिए हिसाब से इसका आंसर विकल्प डी होगा। चलिए आइए जानते हैं ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस जो होता है यह समुद्र की गहराइयों या समुद्र तट पर रहते हैं। इस जीव को भारत में अष्टबाहु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी 8 भुजाएं होती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने पर वे अपनी ही भुजाएं खा जाते हैं। जी मित्रों, ये अपनी ही भुजाएं खा जाते हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिसमें फिर 2 की खून की सफाई का काम करते हैं और तीसरा उस खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इनके जो खून का रंग होता है वो नीला होता है क्योंकि इनके खून में तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वजह से उनके खून का रंग नीला हो जाता है। तो आप लोग जान जाइए ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस की विशेषता क्या है, ऑक्टोपस कहाँ पाए जाते हैं। इस हिसाब से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ऑक्टोपस से रिलेटेड बनता है तो आप लोग विकल्प डी एक मोलस्का है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें पूछ रहा है कौन सी जोड़ी सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी, बी सेरीकल्चर मछली, सी पिसीकल्चर मधुमक्खी, एपीकल्चर रेशम कीट। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका मतलब जिक्र किया है किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सी जोड़ी सही है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। सेरीकल्चर के अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है, एक बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके अंतर्गत सिल्क का रेशम का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य का या मछलियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये भी एकदम गलत है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, ना कि रेशम कीट का। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प ए एपीकल्चर मधुमक्खी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। द्विपद नाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए कैरोलस लिनियस, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी लुईस पास्चर, डी चार्ल्स डार्विन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल लिनियस के बारे में। कार्ल लिनियस एक चिकित्सक और जीव विज्ञानी भी थे जिन्होंने द्विपद नाम पद्धति की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिकी वर्गीय के पिता के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, या जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे जो टीकाकरण, माइक्रोबियल किण्वन और पास्चुराइजेशन के सिद्धांतों की अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। आइए बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। यह इनका जो मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और उनका मानना था हम सभी के पूर्वज एक हैं। हर प्रजाति, चाहे वह पेड़ हो या फिर जानवर हो या फिर मानव हो, सभी एक दूसरे से संबंधित थे। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। जी हाँ, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो कैरोलस लिनियस होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। ए उभयचर व पक्षी, बी सरीसृप व पक्षी, सी सरीसृप व स्तनधारी, डी पक्षी व स्तनधारी। चलिए आप लोग बताइए आर्कियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। जो इसका आंसर होगा वो होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी है। आइए जानते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में।
जो इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो ज्ञात पक्षी है वो आर्क्योप्टेरिस ही है। इसकी जो उत्पत्ति थी जुरैसिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। 1.5 फीट लंबे इस जीवाश्म पक्षी में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण विद्यमान थे, जो यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है और मध्य में आर्क्योप्टेरिस जैसे जंतु हुए। आर्क्योप्टेरिस आज पृथ्वी पर जीवित नहीं है, इसलिए इसे लुप्त कड़ी भी कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए, इसमें गलत सही मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है कौन सा गलत है। चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है विटीकल्चर एक सब्जी की खेती, बेजीकल्चर मछली पालन, पिसीकल्चर वृक्षों की कृषि, ओलेरीकल्चर अंगूर की खेती। कूट ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 2 1 4, डी 4 1 2 3। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो विटीकल्चर के अंतर्गत जो इसका अध्ययन करते हैं वो होता है अंगूर की खेती। ए में 4। बेजीकल्चर के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो होता है वृक्षों की कृषि। पिसीकल्चर, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है आपको, पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं। ओलेरीकल्चर इसके अंतर्गत सब्जी की खेती करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मिलान करने वाले। इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िए और मिलाइए, उसके बाद इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से प्राप्त हो जाता है। चलिए, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प बी 4 3 2 1। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। ए आइब्रोफेन, बी एस्टामिनोफेन, सी एस्प्रिन, डी डिक्लोफिनेक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम आइब्रोफेन के बारे में जानते हैं। आइब्रोफेन होता क्या है। यह एक गैर स्टेरॉयड संबंधी सूजन रोधी दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यह दवा 3 महीने या इससे अधिक उम्र के कम से कम 5 किलो वजन वाले बच्चों को दिया जाता है। यह बच्चों को दर्द, सूजन या बुखार से राहत पाने के लिए दिया जाता है। दूसरा बात करते हैं एस्टामिनोफेन। इसको एस्टामिनोफेन इसको पैरासीटामॉल के नाम से भी जाना जाता है। पैरासीटामॉल, जैसा कि आप लोग जानते हैं पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक दवा है जो दर्द को कम करने, बुखार को कम करने में काम आता है। तीसरा है एस्प्रिन। एस्प्रिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए। एस्प्रिन जो टैबलेट होती है एक एंटीप्लेटलेट दवा है। इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हृदय से संबंधित, सीने में दर्द के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्का बनने से रोकता है। यह हृदय की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोग की जाने वाली दवा है। हार्ट से रिलेटेड जो दवा उपयोग की जाती है वो होती है एस्प्रिन। आइए बात करते हैं डिक्लोफिनेक की। डिक्लोफिनेक जो है ये भी दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को, जंतुओं को शरीर में दर्द होने पर, अर्थराइटिस, रोमेटिक दर्द, राखों में दर्द, जिसे एलर्जिक कंजक्टिविटिस के लिए दिया जाता है। यह जो दवा थी पशुओं को भी दी जाती थी। पशुओं जब इसको खाते थे उसके बाद पशु अगर जीवित नहीं बचते थे, वो मर जाते थे, तो ये दवा उनके शरीर में विद्यमान रहती थी और पशुओं को किसी खुले स्थान में छोड़ दिया जाता था, जिससे पशुओं का मांस गिद्ध खाते थे। जो गिद्ध जोते होते थे, जो डिक्लोफिनेक दवा की मात्रा थी गिद्ध में पहुंच जाती थी, जिससे धीरे धीरे गिद्ध जो है मरने लगे और वर्तमान समय में ये इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा जो योगदान है गिद्धों के विलुप्त होने का वो है डिक्लोफिनेक दवा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर साइंस के मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों को साइंस के मॉक टेस्ट ईजिली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।